हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने इंग्लिश सफ़र चैनल पर। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे नवोदय विद्यालय समिति की। जो इसकी नॉन टीचिंग जो पोस्ट है उस पर जो आपकी रिक्रूटमेंट आई है वो उसके लिए आपकी इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये है रिक्रूटमेंट ड्राइव 2021-22। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है और क्या आपकी लास्ट डेट है और मोड ऑफ अप्लाई आपका क्या रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कि रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है हमारे पास वो किस किस पोस्ट के लिए है। तो सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर एडमिशन, फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट। जेएनवी कैडर है ये आपका इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मैथ्स हेल्पर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो ये इतनी सारी पोस्टें हैं। अगर आप भी इनकी क्वालिफिकेशन को पूरा कर सकते हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कितनी कितनी पोस्टें हैं। तो सबसे पहले आपका असिस्टेंट कमिश्नर, इनकी जो पोस्ट है टोटल पोस्ट आपकी 5 है, जिनमें से ओबीसी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओएच के लिए 1। तो जो ओएच है वो आपका ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप जो है पोस्ट, उनके लिए 1 पोस्ट है। इसके बाद बात करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर एडमिशन। ये ग्रुप 1 पोस्ट मानी जाती है। तो इसके पोस्ट कोड है 02 और इसकी जो पोस्ट है वो भी आपके पास टोटल 2 पोस्ट है और दोनों की दोनों अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी। तो याद रखना यूआर मतलब अनरिजर्व, वो आपका स्टैंड करता है जनरल कैटेगरी। इसके बाद बात करते हैं फीमेल स्टाफ नर्स। तो फीमेल स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो भी आपका ग्रुप बी पोस्ट है और इसका जो पोस्ट कोड रहेगा 03 और इनकी जो टोटल पोस्ट है वो 82, जिनमें से जनरल के लिए 35, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 पोस्ट, ओबीसी के लिए 22, एससी के लिए 12, एसटी के लिए 6 पोस्ट और ओएच मतलब ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप के लिए 2 पोस्ट है और विजुअली हैंडीकैप के लिए 1 पोस्ट है और जो 1 पोस्ट है वो अदर्स के लिए रहेगी। इसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये आपकी ग्रुप सी पोस्ट है। इसके लिए भी जो टोटल पोस्ट है 10 पोस्ट है। ये याद रखना आपने ऑल ओवर इंडिया लेवल पर ये आपकी पोस्टें रहेंगी। अनरिजर्व में 6, ईडब्ल्यूएस में 1, ओबीसी 1, एससी 1, एसटी 1। तो टोटल अगर पोस्ट की बात करें 10 पोस्ट आपके पास है, जिसमें एक ओरली ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप के लिए है। नेक्स्ट है ऑडिट असिस्टेंट। तो जो ऑडिट असिस्टेंट रहेंगे ये बीकॉम वाले रहेंगे। इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगी वो मैं आगे आपको बताऊंगा वीडियो में। तो याद रखना इसमें टोटल पोस्ट आपकी 11 है, जिसमें से अनरिजर्व आपके पास 3 है, ईडब्ल्यूएस 1 है, ओबीसी 1 है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 1 है। तो टोटल जो पोस्ट है वो 11 है और जो एग्जम्प्टेड है वो 1 पोस्ट है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की बात करें तो ये भी आपकी ग्रुप बी पोस्ट है। इसमें भी आपके पास कितनी पोस्ट है, टोटल 4 पोस्ट है। ये ट्रांसलेशन के लिए ऑफिशियल वर्क के लिए है। 3 जनरल पोस्ट है, ओबीसी की 1 पोस्ट है और टोटल जो पोस्ट है वो आपकी 4 पोस्ट रहेंगी, जिसमें एक ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप के लिए है। फिर बात करेंगे जूनियर इंजीनियर, मतलब जो भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं उन सबके लिए जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है सिविल के लिए। ये आपकी अनरिजर्व 1 है और टोटल जो पोस्ट है ये सिर्फ 1 है, मतलब एक पोस्ट है वो भी आपकी अनरिजर्व मतलब जनरल के लिए पोस्ट है। स्टेनोग्राफी की बात करेंगे, देखो स्टेनोग्राफी बच्चे जो भी कर रहे हैं उनके लिए बहुत खुशी वाली बात है कि यहाँ पर आपके पास टोटल 22 पोस्ट हैं स्टेनोग्राफी के लिए, जो कि ग्रुप सी के अंडर आते हैं, जिसमें 10 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 6 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट हैं, 3 एससी के लिए और टोटल 22 पोस्ट हैं, जिसमें से एग्जम्प्टेड है 2 पोस्ट में। फिर नेक्स्ट बात करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर। ये भी आपकी ग्रुप सी पोस्ट है। इसमें आपके पास टोटल जो पोस्ट रहेंगी 4 पोस्ट रहेंगी, 2 जनरल, 1 ईडब्ल्यूएस, 1 ओबीसी। तो इसके बाद कैटरिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो बहुत ज़्यादा पोस्ट है आपके पास है, 87 पोस्ट। 87 पोस्ट में से 37 जनरल, ईडब्ल्यूएस 8, ओबीसी के लिए 23, एससी के लिए 13 और एसटी के लिए 6 पोस्ट हैं और जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है 1 पोस्ट और जो एग्जम्प्टेड है उनके लिए 8 पोस्ट है। इसके बाद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट है ये भी आपकी। तो ये हेडक्वार्टर जो है आपका एनवीएस का हेडक्वार्टर जो कि आपका यूपी नोएडा में है, उसमें जो टोटल पोस्ट है 8 पोस्ट हैं, जिनमें से अनरिजर्व के लिए 4, ईडब्ल्यूएस 1, ओबीसी 2 और एसटी के लिए 1। तो टोटल 8 पोस्ट हैं, जिसमें से एक एग्जम्प्टेड है। फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ये जेएनवी कैडर की पोस्ट है आपकी। इसमें जेएनवी कैडर की पोस्ट की बात करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं। अगर आप जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप लोग जरूर अप्लाई कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छे चांस है, पे स्केल बहुत अच्छा यहाँ पर आपको मिलेगा। तो इसमें अनरिजर्व 254, ईडब्ल्यूएस 62, ओबीसी की 167, एससी 93 और एसटी 46, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप 7, विजुअली हैंडीकैप आपके 6 हैं और एचएच की आपके पास 6 पोस्ट है और अदर 6 है, एग्जम्प्टेड 62। तो मतलब बहुत ज़्यादा जो है बैकलॉग पोस्टों का आपके लिए यहाँ पर आया है। इसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर। ये भी आपके ग्रुप सी पोस्ट है। इसमें भी आपके टोटल 273 है, जिसमें आप लोग देख सकते हो अनरिजर्व देखते हो 13, 27, 73, 40, 20
और 4, 4 और 3 और 27। इसके बाद लैब अटेंडेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपके टोटल पोस्ट जो है आपके पास 142 है टोटल पोस्ट। तो 142 पोस्ट आपके पास है, जिसमें जनरल आपके पास है 59, ईडब्ल्यूएस 14, फिर 38, 21, 10। तो ऐसे करके ये अलग अलग आपको बताया हुआ है। मैथ्स हेल्पर की बात करेंगे तो मैथ्स हेल्पर की भी बहुत सारी पोस्टें आपके पास यहाँ पर हैं, जिसमें 629 जो टोटल पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी 257, ईडब्ल्यूएस 62, ओबीसी की 169, एससी की 94 और एसटी की 47। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करेंगे तो यहाँ पर भी 23 पोस्ट है जो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए है। ये आपका हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस के लिए पोस्ट है। टोटल अगर हम नवोदय की बात करेंगे तो 8 रीजनल ऑफिस हैं, तो उन रीजनल ऑफिस में आपको कहीं पर भी प्लेसमेंट की जा सकती है। तो ये तो थी हमारे पास कि कौन कौन सी पोस्टें हैं। अब हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारा असिस्टेंट कमिश्नर। इसका जो ग्रेड पे है बहुत ज़्यादा अच्छा है, 78,800 से लेके 2,09,200 तक, मतलब ये आपका पे मैट्रिक्स रहेगा। और इसकी जो अपर एज लिमिट है आप 45 ईयर्स तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर बात करेंगे लेवल, ग्रेड पे जो लेवल है, ग्रेड पे लेवल 12 है, क्योंकि ये पोस्ट 1 है, मतलब पोस्ट 1 में आता है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपको किसी भी क्वालिफिकेशन में। इसके बाद पर्सन होल्डिंग एनालॉग पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन द लेवल 12। तो आपकी जो पोस्ट है वो ऑलरेडी एक 12 ग्रेड पोस्ट में आपका पोस्टिंग ऑलरेडी होनी चाहिए और एटलीस्ट आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेवल 10 तक। अगर इसके अलावा आपके पास अगर किसी रेजिडेंशियल स्कूल में आपने एक्सपीरियंस है तो आप लोग आ सकते हो। अगर आप एजुकेशन फील्ड के रिसर्च वर्क से हैं तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर एडमिशन। तो इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर आपको लेवल 11 का ग्रेड पे मिलेगा, जिसमें 67,700 और 2,08,700 का पे मैट्रिक्स रहेगा। इसमें भी एज लिमिट 45 रहेगी और ग्रेजुएशन डिग्री आपके लिए यहाँ पर रहेगी। और आपने किसी कहीं पर 8 साल एटलीस्ट जो ग्रेड 7 है वहां पर काम किया होना चाहिए। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 8 ईयर्स का। तो उसके बाद आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंशियल जो मैटर है वो आपने किए होने चाहिए, आपको उनको हैंडल करने का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात करेंगे फीमेल स्टाफ नर्स की, तो ये आपका जो ग्रेड पे है लेवल आपको 7 मिलेगा, जिसमें 44,900 से लेके जो 1,42,000 तक आपका पे मैट्रिक्स रहेगा। इसमें आपकी एज रहेगी 35 ईयर्स। और यहाँ पर अगर क्वालिफिकेशन की बात करें स्टाफ नर्स के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले +2 आपने की होनी चाहिए और ग्रेड ए मतलब 3 इयर्स का डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए नर्सिंग का, किसी भी इंस्टीट्यूट से, मतलब किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से जो ग्रेड ए इंस्टीट्यूट रहा हो, जैसे आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सिंग कोर्स में। इसके अलावा अगर आपके पास नहीं है तो आप बीएससी नर्सिंग आपने की होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आप रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसिल से इंस्टीट्यूट का, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास 2 साल का किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में। तो इसके अलावा अगर आप हिंदी और रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश में बात कर सकते हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ये आपके पास पोस्ट कोड है 06 और इसका जो पे ग्रेड रहेगा वो रहेगा लेवल 6 में, जिसमें आपकी सैलरी रहेगी 35,400 ये मिनिमम है और 1,12,400 ये आपकी मैक्सिमम है। और आपकी जो एज है 18 साल से लेके 30 साल के बीच में होनी चाहिए। तो अगर डिग्री की बात करें, क्वालिफिकेशन की बात करें, तो आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री ली होनी चाहिए, बीएससी, बीकॉम, बीए। उसके बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको मस्ट है। इसके अलावा आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, फाइनेंशियल मैटर, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, कहीं पर भी आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर नोट दे रहा है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल हैव नो एक्वायर प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेटिंग पीसीज एंड पास सच टेस्ट इन दिस रिगार्ड एज द समिति में रिक्वायर। तो अगर जरूरत पड़े तो हो सकता है आपका वो कंप्यूटर का टेस्ट ले सकते हैं। अगली बात करेंगे ऑडिट असिस्टेंट। तो यहाँ पर इसका पोस्ट कोड रहेगा 5 और इसका अगर पे स्केल की बात करेंगे यहाँ पर भी आपका पे स्केल 6 रहेगा, मतलब आपकी जो सैलरी रहेगी मिनिमम 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच में रहेगी। आपकी एज भी 18 से लेके 30 साल के बीच में रहेगी। तो अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको बीकॉम किया होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, मतलब बीकॉम वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा एक चांस है। अगर आपने बीकॉम कंप्लीट किया तो आप ऑडिट असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा
अगर डिजायरेबल की बात करें तो 3 साल आपको कोई अकाउंट वगैरह आपने किया हो किसी भी गवर्नमेंट में या सेमी गवर्नमेंट बॉडी में। इसके अलावा अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आपका कंप्यूटर टेस्ट भी यहाँ पर लिया जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर। तो देखिए वो बच्चे जिन्होंने ट्रांसलेशन का कोर्स किया है कि किसी भी यूनिवर्सिटी से या फिर मास्टर्स की है तो वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पे की बात करेंगे तो पे आपका ग्रेड 6 रहेगा, लेवल 6, जिसमें 35,400 मिनिमम और 1,12,400 जो है मैक्सिमम रहेगी। और आपकी जो एज है वो 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो आपकी मास्टर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हिंदी इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एज अ डिग्री लेवल। इसके अलावा आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से हिंदी और इंग्लिश में, आपको बोल रहा है। और तीसरा, मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश। तो मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास हिंदी और इंग्लिश के अलावा किसी और सब्जेक्ट में है वो भी हो सकता है, विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। मतलब ये बोल रहा है आपको हिंदी और इंग्लिश किसी न किसी लेवल पर आपने पढ़ी होनी चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम एंड पर आ जाते हैं, रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। तो आपके पास एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। मास्टर्स डिग्री आपको मांग रहा है हिंदी और इंग्लिश में किसी भी लैंग्वेज में आपने की हो, लेकिन साथ में आपको बोल रहा है आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए किस चीज में, ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट में। अगली बात करेंगे जूनियर इंजीनियर सिविल। तो सिविल की जो पोस्ट है वो एक ही पोस्ट है। इसके अगर सैलरी की बात करेंगे लेवल 5 में आपका 29,200 से लेके 92,300 तक आपका जो रहेगा, और एज जो रहेगी वो 35 साल आपकी रहेगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने सिविल इंजीनियर या 3 ईयर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग आपने किया होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो इसमें एक नोट स्पेशल आपके लिए बोल रहा है, एक्सपीरियंस ऑफ 3 इयर्स ऑफ द कैंडिडेट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग मस्ट बी इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर एक मस्ट बोल रहा है कि आपको 3 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए कंस्ट्रक्शन में। अगली बात करेंगे स्टेनोग्राफर। तो स्टेनोग्राफर, बहुत सारे बच्चे जो स्टेनोग्राफी करते हैं, जो स्टेनोग्राफी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि आपका जो लेवल 4 रहेगा ग्रेड पे आपकी 25,500 मिनिमम से लेके 81,100 के बीच में रहेगी। और आपकी जो एज रहेगी वो 18 से 27 साल के बीच में रहेगी। तो क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मतलब आपने +2 होनी चाहिए, शॉर्ट हैंड विद द स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर। मतलब आपकी जो शॉर्ट हैंड की स्पीड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड जो है 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। या फिर आपकी जो शॉर्ट हैंड की स्पीड है वो 60 वर्ड पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर नोट की बात करें, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल हैव टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेटिंग पीसी। तो आपको कंप्यूटर का टेस्ट भी देना पड़ सकता है अगर हायर अथॉरिटी चाहे तो। अगली बात करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर की। तो कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट कोड 9 है, जिसका लेवल जो है सैलरी का वो रहेगा लेवल 4, जिसमें आपकी सैलरी रहेगी 25,500 से लेके 81,100 तक। और आपकी जो एज रहेगी यहाँ पर 18 से लेके 30 साल तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो डिग्री होनी चाहिए आपके पास, डिग्री मतलब ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए किसी भी फील्ड में। इसके अलावा स्किल इन वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा एंट्री विद 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा। तो 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपसे मस्ट मांग रहा है। तो आपको बोल रहे हैं कि डिप्लोमा मस्ट बी इशूड बाय द इंस्टीट्यूशन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टुवर्ड्स सच डिप्लोमा। तो ऐसे किसी भी इंस्टीट्यूट का आपका नहीं चलेगा, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको पास वो 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने पीजीडीसीए वगैरह किया है तो आप लोग भी एलिजिबल इस पोस्ट के लिए हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कैटरिंग असिस्टेंट। तो इसमें पोस्ट कोड 10 है, लेवल 4 रहेगा आपका 25,500 से लेके 81,100 में, और आपकी जो एज है वो 35 साल तक होनी चाहिए। और इसमें कोई आपके लिए स्पेशल वो कुछ नहीं बोल रहा है, वो आपको बोल रहे हैं सिर्फ आपको 10th पास होना जरूरी है। बट इसके अलावा 3 इयर्स डिप्लोमा इन कैटरिंग आपको मांग रहा है। इसके अलावा अगर आपने 3 ईयर का कैटरिंग डिप्लोमा नहीं है आपके पास, तो आपने होटल मैनेजमेंट आपने की है +2 में, तो भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने 1 ईयर का डिप्लोमा किया है कैटरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन कैटरिंग, तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इन कैटरिंग विद मिनिमम ऑफ 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। अगर है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ये किसके लिए? ये आपके एक्स सर्विसमैन के लिए अप्लाई करता है। नेक्स्ट बात करेंगे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। ये आपका हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस के लिए पोस्ट है। यहाँ पर आपका लेवल 2 रहेगा, 19,900 से लेके 63,200 तक आपकी पे रहेगी, और जो एज रहेगी 18 से लेके 27 साल के आप बीच में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट क्लास 12 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी आपने पास होना चाहिए, और एंड प्रोसेसिंग मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइप राइटिंग और 25 पर मिनट ऑफ हिंदी टाइप। मतलब आपको हिंदी और इंग्लिश टाइप राइटिंग आनी चाहिए। या फिर आपने +2 लेवल पे आपने सीबीएसई या स्टेट बोर्ड से आपने +2 की होनी चाहिए,
और ऑफिस मैनेजमेंट का आपने एक वोकेशनल कोर्स किया होना चाहिए। इसके अलावा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर अगर आपको है तो आपको एक प्लस पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा, और इसके अलावा एक्सपीरियंस इन अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट अगर आपको है तो ये भी आपको हो सकता है। और इसके अलावा अगर कहा जा रहा है कि अगर समिति चाहे, मतलब अगर अथॉरिटी चाहे तो आपका पीसी आपका ऑपरेशन का टेस्ट ले सकता है, आप पीसी कैसे ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएनवी कैडर, ये आपका है, यहाँ पर भी आपका लेवल 2 रहेगा, मतलब जो आपकी सैलरी रहेगी 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में रहेगी, और जो आपकी एज है वो होनी चाहिए 18 से लेकर 27 साल। क्वालिफिकेशन वही आपकी सेम रहेगी कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए, आपने +2 होनी चाहिए, आपकी हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट और क्वालिफिकेशन यहाँ पर बोल रहा है पास +2 लेवल ऑफ सीनियर, अगर आपने वोकेशनल ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स किया है और +2 किया है तो भी आप लोग यहाँ पर एलिजिबल है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा डिजायरेबल की बात करें क्या क्या चाहिए, अगर आपको कंप्यूटर अच्छे से ऑपरेट करना आता है तो आपको होना चाहिए, और 6 मंथ का डिप्लोमा कंप्यूटर में वो बोल रहा है, और आपको अकाउंट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क रहेगा उसमें आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और साथ में वो पीसी अगर आप चाहें तो पीसी को कैसे आप ऑपरेट करते हैं उसका टेस्ट वो ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, तो ये आपका पोस्ट कोड 13 रहेगा और लेवल 2 इसकी सैलरी रहेगी, मतलब 19,900 से लेके 63,200 तक आपका सैलरी रहेगा। और अगर एज की बात करेंगे तो आपकी जो एज रहेगी वो रहेगी 18 से लेके 40 साल तक। तो बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन, 10th पास होना चाहिए और आईटीआई सर्टिफिकेट और डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए यहाँ पर वायरमैन और प्लम्बिंग का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन या प्लम्बिंग, अगर आप इन तीनों में से किसी भी फील्ड के हों तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और 2 साल का आपको इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, वायरिंग और प्लम्बिंग का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। तो अगर डिजायरेबल की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द अप्लायंसेस जो है वो आपको होना चाहिए, डिजायरेबल में मांग रहे हैं। अगली बात करेंगे लैब अटेंडेंट, तो लैब अटेंडेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास लेवल 1 रहेगा आपका 18,000 से लेके 56,900 के बीच में आपका ग्रेड पे रहेगा, और आपकी जो एज होनी चाहिए वो चाहिए 18 से लेके 30 साल तक। तो यहाँ आपने 10th पास होनी चाहिए, डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक का आपके सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th होना चाहिए, और अगर आप साइंस के 12th स्ट्रीम से हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं किस पोस्ट के, लैब अटेंडेंट के। तो अगर आपने +2 नॉन मेडिकल मेडिकल से की है तो भी आप लोग लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैथ्स हेल्पर, तो मैथ्स हेल्पर की जो लेवल रहेगा वो लेवल 1 रहेगा, 18,000 से लेके 56,900 के बीच में। आपकी जो एज है वो 18 से लेके 30 साल, यहाँ पर आपको 10th पास होना बहुत जरूरी है। तो इन केस ऑफ कैजुअल वर्कर वर्किंग द जेएनवी मैथ्स एंड नॉट पोजेसिंग मैट्रिकुलेशन हैव टू पास द 10th विद 2 years ऑफ ज्वाइनिंग। तो ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको एक ऑप्शन दिया हुआ है कि उन्हें 2 साल के अंदर 10th पास करनी है। अगली बात करेंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो ये जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है ये हेडक्वार्टर या रीजनल ऑफिस कैडर का रहेगा, मतलब आपकी जो पोस्टिंग रहेगी वो हेडक्वार्टर या रीजनल ऑफिस में रहेगी। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सिर्फ आपको 10th पास होना चाहिए। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ मतलब अगर आप 10th क्लास पास हैं तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर मिल सकती है। आपकी सैलरी जो रहेगी 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में रहेगी। तो बहुत अच्छा एक ऑप्शन है उन बच्चों के लिए जो आपके 10th क्लास पास हैं और जो चाहते हैं कि उनको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो ऐसे चांस बहुत कम आते हैं, तो इसलिए अगर आप भी एलिजिबल हो, 10th पास हो, आप भी गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करेंगे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की, ये आपके पास रिलैक्सेशन है, किसमें कितनी रिलैक्सेशन, इनको 5 years की रिलैक्सेशन है, बाकियों को 3 साल की है। तो ये बाकी सारी रिलैक्सेशन है, किस किस को क्या क्या रिलैक्सेशन मिलेगी। तो नेक्स्ट बात करेंगे कैटेगरी ऑफ द पर्सन, ये अभी हम लोग छोड़ देते हैं। कट ऑफ डेट की बात करते हैं, तो कट ऑफ डेट फॉर द डिटरमिनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी एजुकेशन विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट इन इंडिया। मतलब जो आपकी लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की वही आपका लास्ट वो रहेगा। इसके अलावा आपको बोल रहे हैं ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर कंडीशन दी है, अगर आप ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या नहीं होना चाहिए। एक 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड आपके पास नहीं होनी चाहिए, रेजिडेंशियल प्लॉट 1000 स्क्वायर फीट का नहीं होना चाहिए, 100 स्क्वायर फीट का रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब आपकी जितनी भी पोस्ट रहेंगी उसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सभी पोस्टों के लिए, और प्लस जो आपका इंटरव्यू रहेगा फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर एडमिशन, जूनियर इंजीनियर, द डिसीजन ऑफ द एनवीएस अबाउट द मोड ऑफ द सिलेक्शन टू दिस नोटिफाइड पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ द एप्लीकेंट फॉर इंटरव्यू शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, मतलब वो जो डिसाइड कर देंगे वही आपको कंप्लीट करना है।
ठीक है, ओके। तो इसके अलावा अगर अब बात कर लेते हैं नेम ऑफ द सिटी, तो कहाँ कहाँ आपको सीबीटी जो सेंटर है वो बनेंगे। तो ये बहुत सारी सिटीज़ हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ रोक दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ से पढ़ लेंगे। चंडीगढ़, मोहाली, जिसमें एक ऑप्शन है भिलाई, नागपुर, कन्नूर, राउरकेला, तिरुवनंतपुरम। तो ये जो पोस्ट है वो ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे रहेंगी, इसलिए आप लोगों के बहुत सारे सेंटर आपको दिए हुए हैं, आप कोई भी सेंटर चूज कर सकते हैं जैसे ही आप लोग फॉर्म अप्लाई करना शुरू करेंगे। उसके बाद बोले पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑफ 40% और मोर डिजायर टू हैव टू ब्रिंग देयर ओन सब्सक्राइबर, तो उनको सब्सक्राइबर की हेल्प वो मिल सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास है। अब यहाँ पर क्या क्या आपका रहेगा सीबीटी टेस्ट के लिए अगर वो बात करें, पोस्ट कोड 1 में आपको बोल रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं 10 रहेंगे, ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिटेल जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग पूरा डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो पढ़ सकते हैं। आपको कंप्लीट डिटेल पता लग जाएगी कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या जो सिलेबस है वो सिलेबस आप निकाल के पढ़ सकते हैं। तो ये आपके सारे जो है वो आपका रीजनिंग है, एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, लैंग्वेज है, ट्रांसलेशन वालों के लिए ट्रांसलेशन है, ठीक है। तो डिफरेंट पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस है, तो वो सिलेबस क्या क्या रहेगा वो हम लोगों ने यहाँ पर दिया हुआ है। पूरा जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक से वहाँ पे डिटेल पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो बेटा यहाँ पर आप लोगों की जो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो देखते हैं हम लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। तो आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले नवोदय विद्यालय की वेबसाइट है, यहाँ पर वेबसाइट लिखी हुई है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, www.navodaya.go.in। तो यहाँ पर आपने जाना है, उसके बाद जाके यहाँ पर आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो इसके बाद कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू हैव वैलिड एंड ऑपरेटिव ईमेल आईडी। तो सबसे पहले आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, और आपने नेक्स्ट बोल रहा है अंडर नो सर्कमस्टेंस कैंडिडेट शुड शेयर ईमेल आईडी और टू एनी अदर पर्सन, मतलब आपकी ईमेल आईडी आपको अपने पास तक रखनी है, कहीं पर नहीं देनी है। अगर आपके पास बाई चांस ईमेल आईडी नहीं है तो आपको ईमेल आईडी बनानी है खुद अपने नाम से। और द ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी फिल्ड केयरफुली एज पर द इंस्ट्रक्शन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप फिल करेंगे तो आपको बहुत ध्यान से भरना है आपकी कैटेगरी, क्योंकि जो आप लोगों ने एक बार फॉर्म फिल कर दिया उसके बाद उसमें चेंजेस अवेलेबल नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वंस द फीस डिपॉजिटेड द सेम शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस, मतलब अगर आप फीस पे कर देते हैं तो आपको फी पे दोबारा रिफंड नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, फीस मैं बता देता हूँ आप लोगों को। फीस यहाँ पर लिखी हुई है, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए फीस है 1200 रुपये, और इसके अलावा जितनी भी पोस्ट है उनके लिए 1000 फीस है, और लैब अटेंडेंट, मैथ हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 750 रुपये फीस है। इसके अलावा आपने जब अपना फॉर्म फिल हो जाएगा, फॉर्म फिल होने के बाद आपने उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखना है। उसको जो भी कुछ चीज़ें हैं आपके पास, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब आपने लगाने हैं। अगर आपको आपका सिलेक्शन हो जाता है टेस्ट के बाद, और एक इंपॉर्टेंट डेट्स, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है हमारे पास वो है डेट्स। ये आपने इंपॉर्टेंट डेट्स याद रख लेनी है। रजिस्ट्रेशन जो है वो 12/1/2022 मतलब स्टार्ट हो चुके हैं, क्लोज होगा 10/2 मतलब 10 फरवरी लास्ट डेट है। जो फीस डिपॉजिट करने की है वो 12 तारीख लास्ट, और इसके अलावा फीस क्लोज की डेट है 10 फरवरी। तो ये आपकी जो है वो आपका लास्ट डेट है। और सीबीटी जो है आपका एग्जाम वो हो सकता है आपका 9 मार्च से लेके 11 मार्च के बीच में, टेंटेटिव डेट है, हो सकता है चेंज हो जाए अगर कोरोना की कंडीशन ऐसी रही तो ये सारी चीजें हैं, और बाकी भी इंस्ट्रक्शन आपके लिए हैं, वो सब इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ सकते हैं। और याद रखना है नेगेटिव मार्किंग आपको टेस्ट में होगी। तो बस आज के लिए इतना ही मैं आपको करता हूँ, यहीं पर हम लोग वीडियो खत्म करते हैं। यहाँ पर ये बहुत सारे एनेक्चर आपको दे रखे हैं, आपके डिफरेंट कैटेगरी के लिए आपको क्या क्या एनेक्चर बनवाने हैं, क्या क्या किस तरह का आपका जो सर्टिफिकेट आप लोग लगाएंगे वो होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को मजा आया होगा वीडियो देख के। ऐसी और बहुत सारी जॉब के रिगार्डिंग वीडियो लेके हम आपको इस चैनल पर मिलेंगे, तो इसके लिए आप लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।